तो दोस्तों, आयुर्वेद का जो हम फाउंडेशन सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, पार्ट 1। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम जैसे आयुर्वेद पहले से पढ़ते आ रहे हैं वैसा ना पढ़ें। जो हमने बीएमएस में पढ़ा है या आज तक जो पढ़ते आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हटके, जैसे हमारे आचार्य हमें पढ़ाते थे, जैसे एक शिष्य को पहले प्रिपेयर करते थे, वैसे हम पढ़ें। हमें हमारी आदत है, क्योंकि हम प्रैक्टिशनर हैं, सभी हम में से प्रैक्टिशनर हैं, तो हमारी आदत है कि हम इमीडिएटली जंप करते हैं ड्रग्स पर कि भाई ड्रग बताओ, इसमें क्या देना है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम स्किप कर जाते हैं निदान को, संप्राप्ति को। हमें लगता है कि हमें अंडरस्टूड है चीज़ें, और कई बार हमें ये लगता है कि शायद ये चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं हैं। तो हम कहीं भी हम सेमिनार भी लेने जाते हैं, कहीं हम किसी से पढ़ते हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई हमें टू द पॉइंट ड्रग बता, इसमें क्या देना है, ये सिम्टम है, इसमें क्या देना है। उसकी वजह से क्या रहता है कि हम कभी भी एक्सपर्ट नहीं हो पाते, हम कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाते, क्योंकि हम बेसिक्स भूल जाते हैं, जिसकी वजह से होल प्रैक्टिस कैरियर में हम डिज़ीज़ पर ही रहते हैं। अगर कोई डिज़ीज़ थोड़ी सी डिविएट होती है तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं या गिव अप कर देते हैं। अब सपोज़ करो, मैं आपको बताता हूँ कि अगर भाई वात रक्त के ये सिम्टम है, वात रक्त में अगर लालिमा हो, लालिमा प्लस वेदना हो, तो आपको किशोर गूगल देना है। मैंने एक सेमिनार लगाया, आपको ये बता दिया कि भाई किशोर गुगलू आपने देना है, या सिंपल बोल दिया कि वात रक्त में किशोर गुगलू देना है। लेकिन डिज़ीज़ की इतनी वेरिएशन है, इतनी आप कह लो कि तरतम के हिसाब से, दोष के हिसाब से, पेशेंट की एज के हिसाब से, एरिया के हिसाब से डिज़ीज़ वेरी कर जाती है। तो कई बार क्या होता है कि मैंने आपको बता दिया किशोर गूगल देनी है, यहाँ पे आप प्रैक्टिस करने पर जाते हो, आप 2-3 पेशेंट को किशोर गूगल देते हो। डॉक्टर साहब ने बोला है कि अगर वात रक्त है, लालिमा और वेदना है तो किशोर गूगल देनी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में किशोर गूगल फिट नहीं बैठती है, तो आप डीमोरलाइज हो जाते हो, आपको लगता है कि यार ये कंसेप्ट सही नहीं है। कारण इसका ये है कि जो स्पीकर आपको ये बता रहा है, उसने एक आपको नुस्खा दिया है, वो नुस्खा हर किसी पर फिट नहीं बैठता है। नुस्खा मेरे ख्याल से सिर्फ ले मैन के लिए है, जो आरएमपी टाइप प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको परफेक्ट बनना है तो किशोर गूगल क्यों दी है? अगर ये इसमें डेविएशन होती है कुछ, तो कौन सा ड्रग देना है? अगर आप इतना भी समझ लेते हो कि किशोर गूगल का मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसमें देने में क्या व्यू था, क्या अप्रोच थी, तो आप किशोर गूगलू की जगह अमृता गूगलू भी दे सकते हो। आपको अगर लगता है कि नहीं यहाँ पे अमृता गूगल देनी है, तो आप अमृता गूगल भी दे सकते हो। या कई बार ऐसा होता है कि आपने डायग्नोज सही बनाया, स्पीकर ने जो आपको बोला, आपके गुरु ने या आपके जो आपको पढ़ा रहे हैं, उन्होंने बोला कि ये सिम्टम में किशोर गूगल देनी है। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि चिकित्सा हम जैसे आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि चिकित्सा किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करती है, क्यों हमारे ड्रग एक्ट नहीं कर पाते, एज प्लान क्यों नहीं चलती है। तो उसमें अगर थोड़ी सी वेरिएशन आती है, तो मैं चाहता हूं कि आप उसमें कंफ्यूज ना हो। हम शुरू से ऐसा पढ़ें कि अगर थोड़ी सी वेरिएशन आती है तो आप अपनी युक्ति से उसको मैनेज करो। मैं आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहता हूं कि ताकि इस कोर्स, जो हम कोर्स आगे पढ़ने वाले हैं, इसको पढ़ने के बाद आपकी एटलीस्ट आयुर्वेद की जो स्टडी है वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि हम सभी का जो अल्टीमेट जो लक्ष्य है वैद्य का है, वो है द्विज वैद्य बनने का। द्विज वैद्य की अगर आप परिभाषा देखो, द्विज वैद्य इज द अल्टीमेट वैद्य, मतलब इससे ऊपर आप कोई भी वैद्य नहीं बन सकता। तो द्विज वैद्य की अगर आप परिभाषा देखो, आचार्य चरक ने रसायन चिकित्सा में बोली है कि जो वैद्य जिसकी स्टडी पूरी हो गई है, जिसकी स्टडी कंप्लीट हो गई है, और उसके बाद उसको सिंगल डाउट भी अराइज ना हो, मतलब कि
अगर आपकी स्टडी पूरी हो गई है, पेशेंट चाहे जिस मर्जी टाइप का आ जाए, कोई ऐसी डिजीज़ भी आ जाए जो आपने लाइफ में कभी देखी भी ना हो, ना कभी सुना हो, तो उस समय भी अगर वैद्य के मन में जरा सी भी संशय ना आए तो वो द्विज वैद्य है। और इसका एक मतलब एक हायर स्पिरिचुअल लेवल पर भी आता है द्विज वैद्य का, जिसमें वैद्य अपने आप को कंप्लीट मानता कि जो मैंने पढ़ लिया है, जो मैंने जान लिया है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो अगर यहाँ तक हमें पहुँचना है तो उसके लिए हमें जो हमारे फाउंडेशन है उसको क्लियर करना पड़ेगा, राइट फ्रॉम जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने शुरू से कहा कि जो सीरियस लोग हैं, जो सच में पढ़ना चाहते हैं, जो सच में आयुर्वेद को थ्रू रूट्स देखना चाहते हैं, वो मेरे लेक्चर्स में इनरोल करें। दोस्तों, आयुर्वेद को पढ़ने से पहले मैंने पहले भी आपको बताया, शायद वो ऑडियो मेरी मिस होगी, हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। हमें उस लायक बनाना पड़ेगा अपने आप को, ताकि जो मैं बोलूँ आप उसको ग्रहण करें, आप उसको समझें। जैसे आचार्य पुराने टाइम्स में शिष्य को सिलेक्ट करते थे, उनको ऐसे नहीं कि तक सभी शिष्य आयुर्वेद पढ़ लेते थे, वो सिलेक्ट करते थे, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी देखते थे, उनकी आईक्यू लेवल देखते थे, पेशेंट का शिष्य का स्वभाव देखते थे, ताकि पात्र जो है वो ग्रहण करने के लायक है कि नहीं। मेरा ये मानना है कि हम सभी ग्रहण कर सकते हैं, सभी पात्र लायक हैं, हम सभी आयुर्वेद को पढ़ सकते हैं। कुछ जो चीज़ें हैं, जो कि हमारी हैबिट्स हैं, जो हमारी व्यू अप्रोच है, जो हमारी देखने का नज़रिया है, अगर हम उस पर फोकस करें तो हर कोई आयुर्वेद पढ़ सकता है। तो वो क्या है? सबसे पहले है, यू हैव द आर्ट ऑफ लिसनिंग। इसको आप बोल सकते हो सुनने की कला। दोस्तों, आयुर्वेद जब पुराने टाइम में पढ़ाया जाता था तो गुरु जो था वो शिष्य को श्लोक बाय श्लोक पढ़ाता था, मतलब बोलता था। और उस समय जो शिष्य थे उनके अंदर जो आज का हम हैं, आज का जो ह्यूमन बीइंग है, मैं ये मानता हूँ कि सुनने की कला या जो लिसनिंग की जो आर्ट है वो डे बाय डे कम होती जा रही है। हम जब सुन रहे हैं, जब आप मेरे को सुन रहे हैं, तो आप मुझे जज कर रहे हैं, यह आपकी बात नहीं है। सभी जो भी लिसनर है, उसका माइंड क्या करता है, जो भी मैं थॉट्स बोल रहा हूँ, जब मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो उसको डिवाइड करता है, शंट नहीं करता है। अगर कोई सिद्धांत उसके पहले के बने हुए सिद्धांतों में फिट बैठता है तो वो उसको इन करता है, और जो सिद्धांत उसके पहले के बने हुए सिद्धांतों में नहीं फिट बैठता या उसके तर्क के हिसाब से नहीं उसको सूट करता, वो उसको नेग्लेक्ट करता है। तो बेसिकली जब हम किसी वक्ता को सुन रहे होते हैं तो हमारा माइंड इवैल्यूएशन कर रहा होता है बाय लॉजिक्स, बाय हमारे जो पहले के आइडियाज़ हम में फिट हुए हैं। तो वो पूरे स्पीच में हमारा माइंड क्या करता है, उसको क्या चीज़ अंदर लेनी है, क्या चीज़ इन करनी है, क्या चीज़ आउट करनी है, वो उसी में रहता है। जो उसके लॉजिक्स में फिट बैठ जाती है वो कहता है भाई इन करो उसको, जो उसको उसके तर्क में नहीं बैठती है वो कहता है भाई इसको आउट करो। तो उससे होता क्या है कि आप जो सुनना चाह रहे हैं वो पूरा ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका लेवल पहले का है वो वही रहता है, वो अपग्रेड नहीं होता, क्योंकि आप अपने लॉजिक से सुन रहे हो। जितने आपके लॉजिक्स पहले के हैं, जो आपके पहले के आइडियाज़ हैं, अगर कोई चीज़ उसमें फिट बैठती है तो वो फिट है। तो इट मीन्स आपका माइंड नई चीज़ को अडाप्ट नहीं कर पाता।
वो जहाँ तो सोचता है कि ये चीज़ कैसे है, कैसे हो रही है, क्या नहीं। अगर उसको थोड़ा देर सोचता है, क्योंकि उसी टाइम स्पीच भी चल रही है, थोड़ी देर में सोचता है, उसको लगता है कि ये चीज़ फिट बैठ रही है, ये सही बोल रहे हैं डॉक्टर साहब कि नहीं, अगर लगता है कि नहीं बोल रहे हैं तो वो आउट कर देता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो लेवल है वो वहीं का वहीं रहता है, ग्रोथ नहीं हो पाती। पर्सनल ग्रोथ कह लो, हमारी नॉलेज में ग्रोथ नहीं हो पाती। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ पहले कि जब मैं आपको लेक्चर डिलीवर करूँ तो आप बिना किसी थॉट्स के, बिना किसी प्रीजम्प्टिव आइडियाज़ के मुझे सुने। क्वेश्चन आंसर्स की जो हम सीरीज़ करने जा रहे हैं वो आफ्टर लेक्चर आप जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप ऑडियो मैसेज के थ्रू मेरे पीए को आप डिलीवर कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सारे डाउट क्लियर करूँगा, लेकिन ड्यूरिंग लेक्चर मैं आपसे इतना अश्योर चाहता हूँ कि आप जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, वो आप बिना किसी तरतम भाव से, बिना किसी लॉजिक्स के साथ सुनें। दोस्तों, आयुर्वेद के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे आयुर्वेद के हैं, चाहे उपनिषद हैं, चाहे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, वो हमेशा ओम या अथ से स्टार्ट होते हैं। या तो वो ओम से स्टार्ट होते हैं या अथ। मैं स्पेलिंग में इतना परफेक्ट नहीं हूँ, गलत हो सकते हैं, लेकिन आप मेन बात पे आइए। ये दो वर्ड से स्टार्ट होते हैं, या मंगल से। इन दोनों का मतलब मंगल भी कह सकते हैं। अब इन चीज़ों का मतलब क्या, मैं आपको ये क्यों बताने जा रहा हूँ। आप इन चीज़ों को थ्योरेटिकल मत समझिए कि ये चीज़ें थ्योरेटिकल हैं। आप में से कोई प्रैक्टिशनर होंगे जिनको लगेगा कि ये बहुत थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, लेकिन थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं है, ये बेसिक्स हैं। जिस बेसिक की मैं बात कर रहा हूँ ये वो बेसिक्स है। तो ओम अथा मंगलम, इस चीज़ से हमारा ग्रंथ स्टार्ट होता है। कोई भी, अगर आप हिंदू धर्म के, सन्यासीन धर्म के आपने कभी ग्रंथ पढ़े हों तो आप हमेशा इससे, अगर हम कोई एक्टिविटी भी स्टार्ट करते हैं, कोई रिचुअल एक्टिविटी भी स्टार्ट करते हैं तो ओम से स्टार्ट करते हैं। भोजन ग्रहण करने ही बैठते हैं तब भी इष्ट को याद करते हैं, ओम को ग्रहण करते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम लाइफ में शुरू करते हैं तो ओम से स्टार्ट करते हैं। और ये एप्लीकेबल है सभी धर्मों में, चाहे वो क्रिश्चियन है उसमें आमीन बोलते हैं, सिख धर्म है तो ओमकार है, ये सारे वर्ड एक ही है। अब इनका मीनिंग क्या है, अगर आप नॉर्मल लेवल का देखो, अगर आप किसी विद्वान को पूछो या पंडित को पूछो तो वो बोलेगा कि ओम मीन्स कि परमात्मा को ना याद करो, परमात्मा को याद करने से काम शुरू करो तो आपका काम सफल होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको आज जो बात बताने जा रहा हूँ ये एक बेसिक लेवल का मीनिंग है, ये एक स्तर की वाली बात है। लेकिन अगर आपको चरक या सुश्रुत समझनी है तो आपको उनके लेवल की बात समझनी पड़ेगी कि वो क्या कह रहे हैं। तो जो ओम और अथा मंगल का जो शब्द यूज़ होता है उसका मीनिंग ये है कि आप जिस यात्रा पे चलने वाले हैं उस यात्रा पे चलने से पहले बिल्कुल साइलेंट हो जाए। दे शुड बी कंप्लीट साइलेंस। साइलेंस जब मैं कह रहा हूँ तो साइलेंस का मतलब वर्ड्स पर सीमित नहीं है। साइलेंस का मीन है कि आप मुख से भी और थॉट से भी, माइंड से भी माइंड प्लस स्पीच से साइलेंस हो जाए। चाइना में एक वैद्य हुआ, बहुत चरक सुश्रुत के लेवल का वैद्य था। वो जब अपने शिष्यों को पढ़ाता था तो वो पहले शिष्यों को पूछता था कि तुम्हें अब उनकी साइंस का मुझे याद नहीं है, लेकिन तुम्हें जैसे सपोज़ करो आयुर्वेद पढ़ाना है तो वो पूछता था कि तुमने आयुर्वेद पहले पढ़ा है। अगर कोई कहता था कि मैंने पढ़ा, अगर यस बोलता था कोई, तो वो उसकी 3 गुना फीस ज़्यादा लेता था। और अगर कोई कहता था कि मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं नील बटा नील हूँ, मैं जीरो हूँ, मैं जीरो बटा जीरो हूँ, मैं बिल्कुल नया हूँ, फ्रेश हूँ, तो वो उससे फीस नहीं लेता था।
अब उसका एक लॉजिक था कि जो पहले से पढ़ा हुआ है उसको पढ़ाना मुश्किल है, क्योंकि वो किताब पहले से लिखी हुई है, उसको इरेज करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, उसके जो पहले के आइडियाज़ होंगे, उसके जो पहले के सिद्धांत होंगे, उसके जो पहले के निदान होंगे, उसके जो पहले की अप्रोच होगी डिजीज़ को टैकल करने की, उसके जो पहले के व्यूज़ होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगास के, उसको ठीक करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करने का। इस केस में मेहनत ज़्यादा है, इस केस में मेहनत नहीं है, और ये डायरेक्ट रिलेटेड है साइंस से। अभी नासा ने भी एक स्टडी की है, इसको ब्लैक होल करके उसमें आइडेंटिफाई किया है कि जो ब्रह्मांड की साउंड है वो ओम की साउंड है, ओम। सो जिस साउंड की बात आचार्य चरक कर रहे हैं, वो साउंड ये नहीं है कि आप ओम ओम रटते रहो सारा दिन, ओम ओम करते रहो, वो नहीं है। जिस साउंड की बात आचार्य चरक करने जा रहे हैं वो थोड़ी सी आपके थॉट्स के रिलेटेड है, आपके साइकोलॉजी पर रिलेटेड है, कि आप जब आयुर्वेद शुरू करने जाओ तो आप बिल्कुल शून्य हो जाओ, साइलेंस हो जाओ। वैद्य जब साइलेंट हो जाता है तो योग की अवस्था में उतरता है। ये जो सारी बातें मैं कर रहा हूँ वैद्य को प्रिपेयर कर रहा हूँ कि व्हाट शुड बी द आइडियल वैद्य ना, वैद्य हमें कैसे बनना है। हम पहले एक अप्रोप्रिएट इंसान बन जाएं, एक अप्रोप्रिएट डिसाइपल बन जाएं, तब जाके हम आयुर्वेद को सीख सकते हैं। तो जब शून्य हो जाता है आदमी, साइलेंट हो जाता है, तो योग की अवस्था उत्पन्न होती है। योग चरक के अकॉर्डिंग कोई ये नहीं है कि आप आसन लगा के, जैसे पतंजलि ने बोला है यम नियम आसन आहार प्रत्याहार, वैसा नहीं। चरक के अकॉर्डिंग योग है साक्षी भाव। दृष्टा, इंद्रिय स्थान में दृष्टा बोला गया जिसे। दृष्टा मीन्स कि जो भी एक्टिविटी हो रही है आप सिर्फ उसको देखो, ओनली विजुअलाइजेशन, नो थॉट, नो थिंकिंग। ये एक हैबिट है चीज़ों को देखने की। यूजुअली हम चीज़ों को जब देखते हैं तो हम उनमें इंडल्ज हो जाते हैं, हम उनमें घुस जाते हैं, बिल्कुल डीप चले जाते हैं। लेकिन जो चरक की बात कर रहे हैं, चरक दृष्टा की बात कर रहे हैं, वो है दृष्टा मीन्स देखना। जो काम की चीज़ है उसमें आप इंजॉल्व होइए, जो काम की चीज़ है उसमें आप थॉट्स लीजिए, लेकिन जो काम की चीज़ नहीं है उसको आप बाहर करिए, अपने माइंड को फ्री रखिए। तो जब दृष्टा आदमी बन जाता है अकॉर्डिंग टू चरका, तो योग डेवलप होता है, और जब योग डेवलप होता है तो वैद्य के लिए उसकी जो विज़न है वो डेवलप होती है। जब विज़न डेवलप होती है वैद्य की, तो वैद्य एग्जैक्ट निदान जो है वो देख पाता है, जो जैसा निदान है वैसा देख पाता है। नॉर्मली होता क्या है, पेशेंट आपके पास आता है, अगर आप बहुत ज़्यादा थॉट से ऑक्युपाइड हो, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने कंफ्यूज हो, पजल्ड हो माइंड से, तो पेशेंट को जैसी प्रॉब्लम है, जैसे उसके तरतम के दोष बने हुए हैं, वैसा आप देख नहीं पाते। जो एग्जैक्ट फिगर है दोषों की, वो हम नहीं देख पाते, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो एक आवरण बना देता है। इंद्रिय स्थान में आचार्य चरक बात कर रहे हैं आवृत माइंड क्या करता है, हमारे ऊपर आवरण बना देता है। अब उस आवरण की वजह से एग्जैक्ट दोषों की तरतम वो हम देख नहीं पाते। आचार्य चरक शरीर स्थान में बात करते हैं कि दोषों की तरतम की इतनी बारीक, इतनी महीन संख्या है, इतना गति महीन है कि आप
हर कोई उसको देख नहीं पाता, इसलिए हम फेल हो पाते हैं हर चिकित्सा में। अगर आप सालों से अम्लपित्त की चिकित्सा कर रहे हैं, तो अगर आपका माइंड शांत नहीं है तो आप उस डिजीज़ में भी कंफ्यूज हो जाओगे अगर थोड़ा सा केस हट के आ जाता है। लेकिन आचार्य चरक कहते हैं कि जो ये स्टेज डेवलप कर लेता है दृष्टा की, नॉर्मल वैद्य अगर एक केस 1000 बार देखता है, सपोज करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो जो निपुणता दक्षता प्राप्त करेगा वो एक साइलेंट माइंड वाला वैद्य वो एक केस से भी प्राप्त कर सकता है। जब आपको देखने की शक्ति मिल जाए, जब आपको देखने का तरीका आ जाए, तो ये मैटर नहीं करता कि आपके पास 1000 केस आए अम्लपित्त के तो आप उनको ठीक कर सको, उसके बाद आप परफेक्ट बनो। आप अगर जड़ से सूत्र पकड़ लो, विज़न डेवलप कर लो, तो एक केस भी आपको परफेक्ट बनाने के लिए बहुत है। तो मैं ये इतना कुछ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम अपने आप को देना चाहते हैं। चरक कहते हैं कि पठन पठान जो है वो आयुर्वेद पढ़ने के 2 तरीके हैं अकॉर्डिंग टू चरका। पठन पठान संभाषा, और एक तरीका है श्रवण, सुनने का। जैसे आपको शायद आपने अगर आयुर्वेद का वो पेन देना होगा, अगर आपने आयुर्वेद की उत्पत्ति पढ़ी हो, अगर हमने BMS में पढ़ी है, हम आएंगे उस पर, तो उसमें एक रेफरेंस आता है कि जब सारे ऋषिगण इकट्ठे हुए तो उनमें से एक ऋषि इंद्रदेव के पास गए और इंद्रदेव ने थोड़े ही समय में पूरा आयुर्वेद उनको पढ़ा दिया। ये बात हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाती कि वो कैसे पढ़ा दिया। 3 सूत्र में, वो 3 सूत्र थे हेतु, लिंग, औषध। अब नॉर्मल वैद्य देखेगा तो वो कहेगा कि यार ये क्या है, ये 3 में या तो आयुर्वेद पढ़ा नहीं जा सकता, ये क्या चीज़ है, तो कैसे हो गया ये, कोई दिव्य शक्ति होगी उसमें, कोई ऐसी कोई चीज़ होगी। तो मैं आपको बता दूँ कोई भी दिव्य शक्ति नहीं है इसमें, कोई भी सुपरनेचुरल पावर नहीं है इसमें। बेसिकली अगर आप आयुर्वेद देखो तो आयुर्वेद इन 3 चीज़ों में ही है। हेतु, कारण बना, लक्षण आए, आपने मेडिसिन दी, इन्हीं 3 चीज़ों में आयुर्वेद है, इसके आगे कुछ नहीं है, बाकी विस्तार है। तो इंद्र ने क्या बोला कि हेतु, लिंग, औषध, ये 3 सूत्र है, 3 शब्द है, यही आयुर्वेद है। अब ये जो चीज़ थी हेतु, लिंग, औषध, ये श्रवण वाले वैद्य ने, श्रवण वाले ऋषि ने सुनी, क्योंकि जो ऋषि उनके पास गए थे वो ध्यानस्थ थे। हम पढ़ते हैं वो बहुत ध्यानस्थ ऋषि थे, वो ऋषियों में श्रेष्ठ थे, तो उनके पास ये कला थी श्रवण की, मतलब थोड़ा सा हिंट दो पकड़ लेंगे। तो उन्होंने 3 सूत्र में ही आयुर्वेद सुन लिया और उसके बाद जो वहाँ पे ऋषि थे उनके सार विस्तार में चर्चा की। तो आयुर्वेद को जो पढ़ने का तरीका है, अगर आप ये अपनाते हो तो कम समय में आप आयुर्वेद को पूरा पढ़ सकते हैं। हम ये कहते रहते हैं कि आयुर्वेद तो समुंदर है, ये तो एक जन्म तो कम है इसके लिए। वो उन लोगों के लिए जो इस वे में चलते हैं, जो हर केस को देखना चाहते हैं। दे वांट टू सी ईच एंड एवरी केस। वो हर केस को देखना चाहते हैं कि एक एक केस करके हमें दिखाओ, एक एक केस करके बताओ। और मैं आपको बताऊं दोस्तों,
आयुर्वेद में ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप जीपीवी करते हो, आप एक डिजीज़ पे भी काम करते हो, अगर एक डिजीज़ में परफेक्ट होना चाहते हो तो हर केस में आप हर केस को नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए आचार्य चरक योनि व्यापक की चिकित्सा में बोलते हैं कि मैं ज़्यादा विस्तार से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैंने पीछे कर दिया हुआ है, वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा हिंट देते आते हैं, बाकी वो सारा पहले जो एक्सप्लेन किया हुआ, पहले जो सूत्र स्थान में बोला है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वैद्य से कि वो इसको अंडरस्टूड होके बाकी चिकित्सा में उतरे। तो जिसने सूत्र पकड़ लिया, जिसने फाउंडेशन अपना क्लियर कर लिया, उसकी भटकना खत्म हो जाती। फिर वो अपना दीप खुद जलाता है, जैसे बुद्ध कहते हैं अपो दीपो भवा। हर वेद की अपना अपना उसकी अपनी प्रैक्टिस है, उसके अपने योग्स हैं, उसकी अपनी अप्रोच है, लेकिन सूत्र सिद्धांत सभी के लिए सेम। अब हम आयुर्वेद पे आते हैं। आयुर्वेद जैसे कि आप सभी को पता है आयु का विज्ञान है। आयुर्वेद मीन्स आयु का विज्ञान, जिसमें हित अहित, सुखायु दुखायु सभी का वर्णन है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आयुर्वेद से हटके है, जो आयुर्वेद के बाहर है। आयुर्वेद जो है वो उपनिषद काल, जैसे अगर आप किसी को हमारे रिलीजन का थोड़ा बहुत पता हो तो हिंदू धर्म का जो सबसे प्राइम रिलीजन है, जो बेसिक ग्रंथ है, वो है उपनिषद। सो आयुर्वेद उपनिषद की भाषा पे चलता है। जैसे उपनिषद बने वैसे आयुर्वेद बने। आयुर्वेद क्यों बना? जब ऋषि इकट्ठे हुए तो उन्होंने देखा कि जो मनुष्य है वो पीड़ित है अलग अलग बीमारियों से, अलग अलग मोहों से, अलग अलग विकारों से। तो क्या ऐसा ग्रंथ बनाया जाए, ऐसा एक स्ट्रीम बनाया जाए जिससे उसकी दुख पीड़ा खत्म हो जाए। तो इसका मतलब ये था कि जो उस समय के ऋषि थे वो दुख और वेदना से रहित थे। तो उन्होंने जब विचरण किया तो ये देखा कि इंसान जो है वो दुख से ग्रसित है, तो ऐसी चीज़ बनाई जाए जो कि इनके दुखों को कम करे। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा जो मनुष्य जन्म है वो 3 चीज़ों में घूमता है: प्राणेषणा, धनेषणा, वो परलोकेषणा। पहली जो चीज़ बेसिक चीज़ है वो है प्राण। आदमी जिंदा नहीं रहेगा तो वो बाकी ऐशना कैसे प्राप्त करे। तो बेसिक थिंग जो है वो है प्राण। हर कोई लाइफ को बचाना चाहता है। एक गोल है जो हम अचीव करना चाहते हैं लेकिन वो अचीव नहीं हो पाता, वो है परलोकेषणा, जिसको मोक्ष भी बोलते हैं। ये जो सर्कल है, ये जो साइकिल है, जो ये एक्सट्रीम चीज़ है, जो लास्ट हमारा गोल है, इसको अचीव ना कर पाने की वजह से बार बार साइकिल रिपीट होता है बर्थ का। तो ऋषियों ने जब देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मनुष्य हैं वो इसी पर ख़त्म हो जाते हैं, शरीर की नॉलेज नहीं है, प्राण की नॉलेज नहीं है, बीमारियों की नॉलेज नहीं है, क्योंकि ऋषियों में तो मिथ्या आहार विहार, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध नहीं था, लेकिन मनुष्यों में था। उसकी वजह से प्राण इष्णा पे ही मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ख़त्म हो जाते थे, या फिर धन इष्णा तक पहुँचते पहुँचते लोग ख़त्म हो जाते थे। तो चक्का फिर से दोबारा घूम जाता था, फिर से रीबर्थ होती थी। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए कि कोई ऐसा वेद, कोई ऐसा ग्रंथ बनाया जाए जो धर्म अर्थ काम मोक्ष तक लेके जाए।
कोई ऐसा ग्रंथ बनाया जाए। उपनिषद तो था हमारे पास, लेकिन ऋषियों ने सोचा कि कोई ऐसा ग्रंथ बनाया जाए जो ये सारे स्टेप कवर करते जाए और लास्ट तक तो हमारा जो एम है ह्यूमन लाइफ का उसको कंप्लीट करे। तो इसलिए आयुर्वेद अवतरित हुआ। अवतरित इन द सेंस आयुर्वेद लाया गया। ये एक्सटिंक्शन में प्रकृति में सदा से था, ये शाश्वत था, लेकिन ऋषियों ने ये सोचा कि इसको लिखा जाए, जहाँ सोसाइटी में प्रसारित किया जाए, ताकि जो मनुष्य का जो अल्टीमेट गोल है उस तक हम पहुंच पाए। तो यही एकमात्र जो आयुर्वेद को हमारी सभ्यता में लाने का एक मात्र जो कारण था वो यही था। तो दोस्तों, आज हमने जैसे पढ़ा कि आयुर्वेद का को हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्या एक प्रॉपर वे है आयुर्वेद को पढ़ने का। हम पहले से बड़ा पढ़ते आ रहे हैं लेकिन चूकते आ रहे हैं, तो एक क्या प्रॉपर वे है जो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत हमने से एक्सपेक्ट करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम आयुर्वेद को प्रॉपरली एज इट इज़, जैसे चरक और सुश्रुत ने हमें बोला, वो पढ़ सके। उसके बाद हमने पढ़ा कि आयुर्वेद का अस्तित्व में आने का कारण क्या था, क्या रीज़न थे कि जो आयुर्वेद अस्तित्व में आया। कल हम इसके आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे, आगे के हम जो इसके आयुर्वेद जब आ गया तो कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। हम दोष कल्पना देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स के निदान देखेंगे। मैं इसमें आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही करवाऊंगा, कोई चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो निदान के पर्सपेक्टिव से हो या दोषों के पर्सपेक्टिव से हो या संप्राप्ति के पर्सपेक्टिव से हो। लेकिन निदान, दोष, संप्राप्ति को समझने से पहले और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं पढ़ पाए हैं या नहीं हम ध्यान दे पाए हैं, मैं उन पर फोकस करूँगा। सो मोस्ट प्रॉब्ली हम परसों हम आपसे दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए। और तब तक कोई आपके डाउट बनते हैं कोई इस लेक्चर के रिलेटेड, तो आप ऑडियो कॉल या ऑडियो मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं मेरे पीए के नंबर पर, साहिल के नंबर पर। वो हम पहले क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको जैसे बताया था 7 लेक्चर्स होंगे इसमें, वो हम कवर करेंगे। और आई होप कि जो एक बेसिक जो फाउंडेशन कोर्स पार्ट 1 जो हम लेके चल रहे हैं वो आपके तक डिलीवर। इसी के साथ मैं आप सभी से विदाई लेता हूँ। नमस्कार।